इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रेप और हत्या का दोषी गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जेल से बाहर आए राम रहीम की पैरोल के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हो गई है। सीनियर वकील एचसी अरोड़ा ने राम रहीम की पैरोल रद्द करने और यूट्यूब से उसके वीडियो हटाए जाने की मांग की है। तो पैरोल के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है। राम रहीम, जो कि इस वक्त पैरोल पर बाहर है, रेप मामले में दोषी करार दिए जा चुके राम रहीम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं यहां पर, क्योंकि उसकी पैरोल के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। गुरुजी, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा सीक्रेट है जो आपने किसी को नहीं बताया? हमारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लाइफ एक खुली किताब है। तो हम अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर कैसे चूज करें? कोई ऐसी सांझी जगह पे बैठ के बातें करें ताकि आपको पता चल जाए कि सामने वाला आपके लिए सही है भी कि नहीं है। हैप्पी रिलेशनशिप के पीछे क्या सीक्रेट है? स्वस्थ चेंज लाएं, उससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा और जो आपके संबंध हैं उन पे असर नहीं आएगा गलत। बिल्कुल टन-टनाटन है बेटा, आप सुनाओ। अपने भक्तों को जिंदगी और धर्म कर्म का ज्ञान बांटता ये वो ही राम रहीम है जिस पर 2 साध्वियों के बलात्कार का दोष साबित हो चुका है। गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। 100%, 1000%, लाख %, लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। आपसी रिश्तों में मिठास और गर्माहट कैसे बनी रहे, इसका मर्म समझाता ये वो ही राम रहीम है जिस पर हत्या का आरोप साबित हो चुका है। कॉलेज के समय में आप कह रहे हैं, स्कूल के समय में ब्रेकअप हो जाते हैं। आज का यूथ भाग जाता है रिश्तों से क्योंकि प्रेशर नहीं झेल पाता, हमें ये लगता है। लेकिन तमाम गुनाह साबित होने के बाद भी जैसे ही राम रहीम 40 दिन के लिए पैरोल पर सलाखों से बाहर आया, उसके सत्संग में भीड़ उमड़ पड़ी। बहुत साथ संगत नजर आ रही है। बड़े सजे हुए हमारे बेटे, क्या पगड़ियां सजा रखी हैं कोटा स्टाइल में। देख रहे हैं राम रहीम का रुतबा। जेल जाने के बाद और गुनाह साबित होने के बाद भी उसके जलसों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। प्यार की मस्ती में नाचा गावा दिन रात, बापू मजाया जा, मजाया जा, जींद में पधारे हो आप, बापू मजाया जा। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये देश और दुनिया के 49 जगहों की तस्वीरें हैं जहां राम रहीम का ऑनलाइन सत्संग सुनने के लिए भीड़ जुटी हुई है। बहुत सारी हमारी बेटियां, बहुत सारे हमारे बेटे, वो पूरा भरा हुआ है पंडाल, काफी हद तक शेड के नीचे साथ संगत बैठी हुई। लेकिन राम रहीम तो राम रहीम है जो खुद को भगवान साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। कि गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। इसकी मिसाल एक बार फिर उसने अपने सत्संग में पेश की। 28 अक्टूबर को ऑनलाइन सत्संग हो रहा था। अलग अलग जगह से तमाम लोग जुड़े हुए थे। इसी दौरान हैंडबॉल की इंटरनेशनल खिलाड़ी गुरमेल कौर भी जुड़ी, जिसे राम रहीम ने बेटा पैदा होने का 12 नंबर वाला आशीर्वाद दिया। 12 नंबर पेज वाला आशीर्वाद। हाँ देखा। तू बेटी होके देख कितनी तरक्की कर रही है, क्या बेटों से कम है? दीदी साफ साफ फिर कहीं और ले जाएगी मैं। चलो आशीर्वाद बेटा, मालिक से दुआ करेंगे तेरा 12 नंबर भी मालिक पूरा करे। लेकिन बेटे की मुराद पूरी करने वाला ये पेज नंबर 12 आखिर है क्या? किस किताब में लिखा है कि ऐसा करने पर बेटा होगा? इस सवाल के जवाब से पहले आपको दिखाते हैं कि दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले गुरमेल कौर ने खुद की कामयाबी के लिए राम रहीम को धन्यवाद दिया। पिदी जो सबसे पहले तो पिदी मैं आप जी की रहमत से यहाँ पे अपने दोनों पैरों पे खड़ी हूँ। बहुत छोटी थी पिदी जब मेरे पोलियो हो गया था, और
जी ने प्रसाद दिया पिति, और आज इंडिया टीम की कैप्टन पिति, और उसके साथ साथ ही हरियाणा का जो सबसे बड़ा खेल अवार्ड है भीम अवार्ड पिति, हैंडबॉल में पहला वुमेन में, वो मिला आप जी की मेहर से। जैसे ही गुरमेल कौर ने राम रहीम को थैंक यू कहा, वैसे ही राम रहीम भी क्रेडिट लेने के लिए एक्टिव हो गए। शाबाश बेटा शाबाश, क्योंकि बेटा हमें आज भी याद है वो नन्ही सी गुरमेल को जब हमने आशीर्वाद दिया था कि हम ये देख लिया करते थे कौन सा प्लेयर किसके लायक है, तो आपको बदल दिया कि तू एथलीट के लायक नहीं है, तू तो इस गेम में आगे निकल सकती है, और आपने वही कर दिखाया और आप बचनों पे पक्के रहे। कहाँ पोलियो था, एक टांग काम नहीं करती थी, और कहाँ हैंडबॉल की इंडिया की कैप्टन बनी। क्या बात है, राम रहीम बाबा ना हुए टैलेंट एक्सपर्ट हो गए, जो चेहरा देखकर पढ़ लेते हैं कि बच्चा कौन से खेल में कमाल दिखाएगा। खैर, इसके बाद निजी बातों का सिलसिला शुरू हुआ और राम रहीम ने दावा किया कि जो लोग उसकी सिमरन करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। दीदी एक छोटी सी पर्सनल बात है, कर लूं? कर ले बेटा, अब इसके साथ ही चला दे। हाँ दीदी मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाह रही हूँ कि वहाँ आप जी ने कहा था कि जो यहाँ पे सेवा सिमरन और वचनों पे पक्का रहेगा अगले घर में राज करेगा, और दीदी ससुराल ऐसा मिला हुआ है कि लगता ही नहीं मायका है या ससुराल आप जी की मेहर से। क्योंकि वो वचन इतने मानते थे बच्चे कि जो हमने कह दिया तो फिर बस उस पे पक्के रहते थे। तो बेटा तू अच्छे हमारे सारे वचन फॉलो किए हैं, तभी तो मायका और ससुराल में कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि तू सत्कार करती है तो नेचुरली तुझे भी सत्कार मिलता है। हद तो तब हो गई जब आशीर्वाद के जरिए बेटे की मुराद पूरी करने का दावा होने लगा। राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा की एक किताब है सच्ची शिक्षा पुस्तक, जिसके पेज नंबर 12 को पढ़ने से बेटा होने का दावा किया गया है। गुरमेल यही सवाल पूछ रही थी कि पेज नंबर 12 तो पढ़ लिया, बेटा कब मिलेगा? आप जी ने मेरे को सपने में वचन किए थे कि सच्ची शिक्षा का 12 नंबर पेज पढ़ना, बेटा होएगा। अच्छा फिर एक बेटी को तंग कर रही है, पीछे ले गए। और आपके वो भी आए हुए हैं बेटा, और 12 नंबर पेज वाला आशीर्वाद। हाँ देखा। तू बेटी होके देख कितनी तरक्की कर रही है, क्या बेटों से कम है? दीदी सास फिर कहीं और ले जाएगी मैं। चलो आशीर्वाद बेटा, मालिक से दुआ करेंगे तेरा 12 नंबर भी मालिक पूरा करे। साल 2017 से राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, लेकिन 40 दिन की पैरोल मिली तो ऐसा माहौल बनाया कि मानो कभी जेल गया ही नहीं था। पैरोल मिलने के साथ ये शर्त लगाई गई थी कि इस दौरान बलात्कारी बाबा डेरे से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए बाबा ने पहले ही ऑनलाइन दरबार सजाने का प्लान बना लिया था। बागपत पहुंचते ही इसका ऐलान भी कर दिया। आपने पहले की तरह जैसे आपको बोला था कि आप मानते रहना, अपने अपने घरों में जैसे भी आपको बताएंगे जिम्मेवार लोग उसके अकॉर्डिंग करना है। पहले ऑनलाइन दरबार सजाया और उसके बाद दिवाली आने के पहले अपना गाना भी लॉन्च कर दिया। राम रहीम के दरबार में सिर्फ आम लोग नहीं जुड़ रहे, नेता भी नतमस्तक हो रहे हैं। ये तस्वीर राम रहीम के उस ऑनलाइन सत्संग की है जो चुनावी राज्य हिमाचल प्रदेश में हो रहा था। यहाँ का विधायक और यहाँ का मंत्री हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। जहाँ राम रहीम के भक्तों की भीड़ में हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर भी मौजूद थे। को सुनकर और जिस प्रकार का मुहिम आपने पूरे देश में चलाया है और जिससे खास करके पंजाब और आसपास के राज्य ग्रस्त हैं, उसमें जो पुण्य का काम आप कर रहे हैं गुरुजी, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन जो आपसे इतना प्रेम करती है, आपके इनको दर्शन भी हो और आपका प्रवचन भी समय समय पे मिलता रहे। मंत्री महोदय राम रहीम की शरण में पहुंचे हैं, जो रेप का दोषी है, हत्या का दोषी है, और ऐसा करने वाले मंत्री महोदय अकेले नहीं हैं, क्योंकि करनाल के सत्संग में जिले के पंचायती चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों ने भी रेपिस्ट राम रहीम का आशीर्वाद दिया। इसी भीड़ में करनाल की मेयर रेणु बाला भी मौजूद थी। देखिए किस तरह से गुनाहगार के सामने वो नतमस्तक नजर आ रही है। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है।
और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं, जी स्वच्छता का जो संदेश दें, फिर से हाँ सबको बेटा। आशीर्वाद दें। जी बेटा बहुत आशीर्वाद बेटा। राम रहीम को मिली पैरोल भी सवालों के घेरे में है। ये पहली बार नहीं है जब बलात्कारी बाबा को ठीक चुनाव के पहले छोड़ा गया है। 20 साल की सजा काट रहा राम रहीम 2021 और 22 में कुल 6 बार जेल से बाहर आ चुका है। इसी साल 7 फरवरी को उसे 21 दिन की फरलो मिली, तब पंजाब के विधानसभा चुनाव होने थे। इसके बाद 17 जून को उसे 30 दिन की पैरोल मिली तो हरियाणा के नगर पालिका के चुनाव होने थे। अब फिर उसे 40 दिन की पैरोल मिली है तो आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और हिमाचल में विधानसभा चुनाव। हालांकि गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील HC अरोड़ा ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को लीगल नोटिस भेजा है और राम रहीम की पैरोल फौरन रद्द करने के साथ साथ पैरोल के दौरान बनाए गए वीडियोस को YouTube से हटाने की मांग भी की है। सोमवार को सीनियर एडवोकेट HC अरोड़ा जनहित याचिका भी दायर करने जा रहे हैं। गुजरात की बीजेपी सरकार ने समान नागरिकता संहिता लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के इस दाव पर ओवैसी क्या कह रहे हैं? गुजरात चुनाव में हिंदू कार्ड पर क्या है उनकी राय? बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक की रणनीति पर हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय के साथ ओवैसी का ये सबसे फायर ब्रांड इंटरव्यू देखिए। AIMIM के मुखिया बैरिस्टर ओवैसी हमारे साथ हैं। आज अहमदाबाद आए हुए हैं, यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम, उनसे बात करते हैं। वैसी साहब, आप जिस समय अहमदाबाद आए हुए हैं, आज ही एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि गुजरात सरकार ने कॉमन सिविल कोड की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है, एक कमेटी बना रहे हैं। ये संयोग है कि आप आए हैं और ये हुआ, आपसे कोई इसका कनेक्शन नहीं, लेकिन रिएक्शन आपका क्या होगा ये जानने के लिए काफ़ी आतुर हैं लोग। ऐसा ना, जैसा चुनाव करीब आते हैं तो इस तरह के मुद्दों को उठाना तो भाजपा की पुरानी एक बुरी आदत उनकी है, तो उसी आदत का उन्होंने उसको दोहराया है। अब आप जब बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो फिर ये यूनिफॉर्मिटी उसमें क्या है, कानून में है क्या? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में, डिस्टर्ब एरियाज एक्ट गुजरात में है। एक समुदाय दूसरे को घर बेच ही नहीं सकता। और फिर दूसरी बात ये बताइए कि विल का पावर क्या करेंगे? आप सिविल को यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, विल का पावर ले लेंगे क्या आप? विल का पावर तो रहेगा। विल के ऊपर कोई किसी को पूरा प्रॉपर्टी दे सकता है। तीसरा यह है कि क्या दया भागा स्कूल ऑफ थॉट चलेगा या मिथाक्षरा स्कूल ऑफ थॉट चलेगा? चौथा यह है कि एग्रीकल्चर लैंड में महिलाओं को हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा? कॉमन सिविल कोड पर आपने खुल करके मुखालफत कर दी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वो इस सवाल को टेकअप करने को तैयार नहीं, वो इधर वो मतलब दूसरे इशू छेड़ देते हैं। आपको क्या लगता है कि एक पोलराइजिंग मुद्दा आ गया है सामने इस चुनाव में? देखिए, मेरा मानना यह है कि मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि भारत की राजनीति में और ओवरऑल भारत का जो लोग सियासी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो लोग मुसलमान का नाम लेने से कतराते हैं। और इसका क्रेडिट मैं भारत के प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं कि उन्होंने उनकी पॉलिटिक्स की वजह से, 8 साल की उनकी पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने मुसलमानों को पॉलिटिकली इनविजिबल कर दिया कि ये लोग अब जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो कतराते हैं, डरते हैं। वे मुसलमान अगर इनके साथ है भी तो बोलते हैं भाई टीवी के फ्रेम में अभिषेक उपाध्याय के साथ तुम नहीं आना। अगर भाषण दे रहे हैं तो तब भी बोलेंगे बाजू मत खड़े रहना। और अगर पदयात्रा भी कर रहे हैं तो बोलेंगे भाई तुम हमारी पार्टी का खंडवा वो मत पहनना। तो यही रियलिटी है हमारे भारत की राजनीति की। सवाल मैंने मनीष सिसोदिया से किया था कि बिल्किस बानो का मुद्दा आप यहाँ पर क्यों नहीं उठाते हैं? वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, तो उन्होंने कह दिया कि स्कूल की बात कीजिए। भाई अगर बिल्किस की बेटी जिंदा होती आज, क्या उम्र होती उसकी आज? वो भी तो कॉलेज जाती बिल्किस की बेटी। तो यही तो हम कह रहे हैं, जो अभी हमने यही कहा ना कि आज भारत की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं
ख़ास तौर से भाजपा तो हम जानते हैं आइडियोलॉजी उनकी, जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो मुसलमान का नाम लेने से कतराती हैं। और इसी में एक बात और छेड़ दी अरविंद केजरीवाल ने कि नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। आपने जो भी बात कही है, तो ये जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही है, इसको किस पर्सपेक्टिव में आप देखते हैं, क्योंकि आप भी स्टेक होल्डर हैं गुजरात के चुनाव में? देखिए, कोशिश पूरी ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदुत्व का लीडर कौन है। कोशिश ये नहीं हो रही है कि रोजगार, महंगाई और जो जनता के आम मुद्दे हैं डेवलपमेंट के, उस पर बातचीत हो। कोशिश यही हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व का लीडर कौन है। कोई कहता है कि मैं हूं, कोई कहता है कि मोदी है, कोई कहता है कि वो है। तो असल मुकाबला तो उस पर हो रहा है, तो इसीलिए सब बातें हो रही हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आप भी चाहेंगे कि कोई मुस्लिम लोगों का या इस्लाम के कोई पिक्चर हो, मैं तो बोलूँगा मुझे नहीं चाहिए। आप शायद प्रतीक लगा भी नहीं सकते इस तरह से। नहीं, इसलिए कि आप बताइए, कोई जाएगा बार में, पब में, ड्रग्स खरीदेगा, हैं? कोई कहाँ कहाँ लोग किस जगह पर पैसे रखते हैं। भाई, जिस किसी का भी आस्था किसी में हो तो उनकी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। पर ये क्यों कह रहे हैं कि बड़ा हिंदू होने की रेस छिड़ गई है गुजरात में, ये क्यों लग रहा है आपको? यही तो हम कह रहे हैं ना, सच्चाई है इसमें। बिल्किस बानो का पूछे स्कूल, भाजपा से पूछे तो बोलेंगे नहीं, वो तो संस्कारी लोग थे इसलिए हम उनको छोड़ दिए। फिर अगर आप उनसे ये पूछेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, दूसरी तरफ नोटों पे इस तरह की फोटो लगा दो। तो पूरा ये जो पॉलिटिक्स जो हो रही है, उसमें ये हो रही है कि भाई मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट कैसा हासिल हो जाए। पूरी राजनीति वही हो रही है और सब लोग वही कर रहे हैं। इसीलिए आपने सही कहा कि जो दोनों पार्टीज, कांग्रेस और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पार्टी है, वो लोग खामोश बैठे हुए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, और एक बात और उठ रही है कि 83 उम्मीदवार घोषित किए आम आदमी पार्टी ने अभी तक, मुस्लिम एक भी नहीं, जबकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम निर्णायक सीट। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना करती है, वो बताएंगे, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। आपके लिए इशू नहीं है कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, आप हिस्सेदारी की बात करते हैं? अरे हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, सितमगर तुझसे उम्मीद वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो ये देखना है कि जालिम कहाँ तक है। बहुत शुक्रिया। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं अपनी बात रखते हुए, और गुजरात चुनाव में AIM की ओर से लगातार मुद्दों को उठा रहे हैं। कैमरामैन वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज़, अहमदाबाद। कल पर्थ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच है और इस मैच पर भारत से ज्यादा पाकिस्तान की नजरें टिकी हुई हैं। भारत की जीत के लिए पाकिस्तान दुआएं कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में हिंदुस्तान के हाथों हार के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि बाबर आजम की पाकिस्तानी टीम दूसरे मैच में जिम्बाब्वे से हार गई। लगातार 2 मैच में 2 हार के बाद पाकिस्तान पर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है और इसी को लेकर पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पिछला मैच तो हम हार गए, मैनू हाले तक वही नहीं समझ आ रही कि वो असं किस तरह हारे हैं। अज का भी मैच आप हार गए और ऊपर से वर्ल्ड कप से यार बाहर निकल गए, इस तरह तो नहीं होता ना यार। इतना दिल ला के असं आए हैं, अब ये तो ठीक नहीं है ना। पाकिस्तान के आम लोगों के साथ साथ वहां के दिग्गज क्रिकेटर भी अपनी टीम की धज्जियां उड़ा रहे हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैनेजमेंट से लेके PCB चेयरमैन तक सारे नील बटन नील बैठे हुए हैं, अक्ल ही नहीं है किसको सेलेक्ट करना है, किसको लेके जाना है। उधर बेचारे बाबर आजम की हालत अब ये हो गई है कि वो भारतीय टीम की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत की दुआ कर रहे हैं। ये मुकाबला संडे को पर्थ में होना है। 2 मैच में 2 जीत के साथ भारत सेमीफाइनल में पहुंचने के करीब है। पाकिस्तान को आखिरी 4 के लिए अपने बाकी बचे 3 मैच जीतने हैं और उसके बाद भी उसे क्वालिफाई करने के लिए भारत की दक्षिण अफ्रीका पर जीत की जरूरत पड़ेगी।
क्योंकि अगर 3 अंक वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत और नीदरलैंड से जीत गई तो उसके अंक 7 हो जाएंगे और पाकिस्तान 3 मैच जीतकर भी 6 अंकों के साथ खिताबी रेस से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान पहली बार टीम इंडिया की जीत की दुआ इसलिए भी कर रहा है क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए वो काफी हद तक हम पर निर्भर है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।